देखिएगा अनुवांशिकी अब हम आगे अध्ययन करेंगे। तो इसमें आगे अध्ययन करने के लिए इसमें पहला इसके जो बिंदु है वो है मेंडलवाद की जो अगला बिंदु है वो ये है कि मेंडलवाद की पुनर्खोज। मेंडल ने अपने नियमों का प्रतिपादन किया, प्रयोग किए और ब्रुन सोसाइटी ऑफ हिस्ट्री नामक पत्रिका में प्रकाशित कर दिए। लेकिन प्रकाशित करने के बाद उनको किसी भी व्यक्ति के द्वारा या किसी भी व्यक्ति की उन पर नजर नहीं गई। लेकिन उसके बाद में जब हॉलैंड हॉलैंड देश के हिगोटी ब्रिज हॉलैंड देश के हुगोटी ब्रिज जर्मन देश के कार्ल कारेंस कॉल कैरेंस और ऑस्ट्रिया जिस देश के मेंडल खुद थे, उसी देश के ऑस्ट्रिया देश के जो वैज्ञानिक थे वो एरिक बॉन शेरमेक उसी समय मेंडल थे। उन्होंने अपने नियमों को प्रतिपादित किया, प्रयोग किए और करने के बाद फिर उनको पत्रिका में प्रकाशित करने के बाद छोड़ दिया, किसी की नजर नहीं पड़ी। तो 22-23 सालों तक ये जो नियम थे ये अपेक्षित रहे, अर्थात किसी के द्वारा इन पर कोई भी किसी भी प्रकार का इनका अध्ययन नहीं हुआ। लेकिन संयोगवश जो हॉलैंड देश है, हॉलैंड जो देश है उनके जो हॉलैंड देश के हुगोटी ब्रिज थे, हॉलैंड देश के हुगोटी ब्रिज थे, जर्मन देश के कार्ल कारेंस और ऑस्ट्रिया के एरिन बोन शेरमार्क थे। ये संयोगवश इन्हीं अनुवांशिकी के नियमों पर प्रयोग कर रहे थे। जब इन्होंने देखा सभी ने कि जब हम इस संयोगवश ऐसा कर सकते हैं तो क्यों ना पुरानी हिस्ट्री को खोजकर देखा जाए कि हमसे पहले भी किसी ने ये प्रयोग किए हैं या नहीं किए। तो इन्होंने जब हिस्ट्री को खोला तो खोलने के बाद उन्होंने देखा कि जो मेंडल थे उन्होंने तो उनसे अच्छे प्रयोग पहले ही कर लिए थे, इसलिए इन्होंने मेंडलवाद की पुनर्खोज इन सब के द्वारा इतिहास को बाद में देखने पर हुई थी। तो ये हमारे लिए मेंडलवाद की पुनर्खोज, अर्थात एक बार मेंडल के जो नियम थे वो पूरे अपेक्षित कर दिए गए थे, अर्थात उन पर किसी का ध्यान नहीं गया। और इन तीनों वैज्ञानिकों ने, सभी तीनों देशों ने मिलकर के और इस संयोग को निकाल करके मेंडलवाद की पुनः खोज की गई। अब देखिएगा जो मेंडल ने प्रयोग किए थे उन प्रयोगों को जानने के लिए हमें अनुवांशिकी शब्दावली का जानना जरूरी है। तो अब देखिएगा अनुवांशिकी शब्दावली, अनुवांशिकी शब्दावली। अब देखिएगा कुछ शब्द हैं उनके बारे में हम जानेंगे, जिनमें सबसे पहला शब्द है जीन। देखिएगा जीन क्या होता है, तो जो जीन है उसकी परिभाषा जानेंगे। हमारे लिए जब हम प्रयोगों को पढ़ेंगे, उनके बारे में अध्ययन करेंगे तो हमारे लिए इस शब्दावली का बहुत ही उपयोग होगा। तो देखो जीन क्या होता है, वह कारक सजीवों में होते हैं अनुवांशिक लक्षण जो होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है, वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है उसे जीन कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है जीन कहलाता है। तो
तो जीन है। सबसे पहली शब्दावली का जो पहला बिंदु है वो जीन है, वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है। वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है जीन कहलाता है। और उसके बाद जो दूसरी परिभाषा है वह है युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी, देखिएगा युग्म विकल्पी की परिभाषा क्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो युग्म विकल्पी है वह, हम ये कह सकते हैं कि जो जीन है युग्म विकल्पी कि किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूप। देखिएगा जीन की परिभाषा, जीन तो वो है जो लक्षणों को नियंत्रित करे, और युग्म विकल्पी क्या होता है, ध्यान से सुनना है आपको। किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले, एक लक्षण को नियंत्रित कर रहे जीन, एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीनों के, दो जीनों का विपर्यासी स्वरूप, समझे या नहीं। तो जीनों का विपर्यासी स्वरूप, देखिएगा एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीनों का विपर्यासी स्वरूप युग्म विकल्पी कहलाता है। युग्म विकल्पी कहलाता है। जैसे लंबे पौधे के लिए टी, कैपिटल टी शब्द का उपयोग किया जाता है, उसी तरह से बौने पौधे के लिए स्मॉल टी का उपयोग किया जाता है। तो ये एक प्रकार के युग्म विकल्पी हैं। फिर से देख लिएगा, युग्म विकल्पी तो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीनों का विपर्यासी स्वरूप, विपर्यासी यानी जो जीन है उनका विपर्यासी स्वरूप जो होगा वो क्या होगा, युग्म विकल्पी होगा। परिभाषा को जानो, फिर से जानो, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूप को युग्म विकल्पी कहते हैं। अब देखिएगा जीनों को, अर्थात वो एक तो होगा नहीं तो दो ही होगा, तो एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले दो जीनों का विपर्यासी स्वरूप युग्म विकल्पी कहता है, अर्थात या जीनों का जो वो है, क्योंकि जो जीन होंगे वो लगभग एक युग्म विकल्प में, युग्म कब बनेगा, जब दो होंगे, युग्म कब बनेगा, जब दो होंगे। अब देखिएगा आगे अगली जो परिभाषा है वो हमारी कह रही है, अगली परिभाषा बता रही है कि समयुग्मनजी, समयुग्मनजी। देखिएगा तो युग्म विकल्पी, वैसे समयुग्मनजी हम वैसे ही साधारण भाषा में ये कह सकते हैं कि युग्म विकल्पी यदि समान है, युग्म विकल्पी यदि समान है तो वो एक प्रकार से समयुग्मनजी होंगे। अर्थात परिभाषा में फिर से बता देता हूं, ये हमारी व्यवहारिक परिभाषा हो गई, लेकिन परिभाषा को ध्यान से देखो। जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन, जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीनों के दोनों युग्म विकल्पी समान हो तो वह समयुग्मनजी कहलाते हैं। देखिएगा एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीनों का दो जीनों का विपर्यासी स्वरूप क्या कहलाएगा, युग्म विकल्पी। समयुग्मनजी क्या होंगे, किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले उन जीनों, दो विपर्यासी जो जीन हैं उनका स्वरूप है यदि समान है, अर्थात अब ये कैसे, युग्म विकल्पी यदि दोनों समान है, सीधी परिभाषा लिख सकते हैं युग्म विकल्पी, अर्थात युग्म विकल्पी हम ये कह सकते हैं दो समान युग्म विकल्पी का क्या हो गया, एक समूह हो गया, वो हमारा क्या हो जाएगा, समयुग्मनजी। फिर से जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जो जीन होते हैं उन जीनों के दोनों युग्म विकल्पी एक समान हो तो वो समयुग्मनजी होता है। अब देखिएगा हमारी जो परिभाषा है अब जो है वो चौथे नंबर की, विषम युग्मनजी। विषम युग्मनजी, देखिएगा किसी लक्षण को
किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले करने वाले दो दोनों युग्म विकल्पी असमान हो तो वह विषम युग्मनजी होगा। वह विषम युग्मनजी होगा। देखिएगा, फिर से ध्यान से देखो। किसी लक्षण को नियंत्रित करने के लिए जीन की आवश्यकता होती है और जीनों का जो दो विपर्यासी जीनों का जो स्वरूप है वो युग्म विकल्पी होता है। और समयुग्मनजी, यदि युग्म विकल्पी दोनों समान है तो वो समयुग्मनजी होता है। और यदि किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले दोनों युग्म विकल्पी असमान हो तो वह विषम युग्मनजी होता है। तो चार परिभाषाएं आपके समझ में आई। आपके लिए परिभाषा समझना अति आवश्यक है, क्योंकि परिभाषाओं को जानने के बाद ही आप अपने प्रयोगों के, जो हम प्रयोग बताएंगे और मेंडल साहब के द्वारा किए गए सभी परीक्षणों में इन शब्दावली का उपयोग होगा। अब देखिएगा 5वें नंबर की परिभाषा। देखिएगा 5वें नंबर की परिभाषा। लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप होता क्या है? तो देखिएगा, लक्षण प्रारूप जब हम ये कह सकते हैं किसी सजीव की अनुवांशिकीय बाह्य प्रतीति, अनुवांशिकीय नहीं, क्योंकि जीन प्रारूप में अनुवांशिकीय संरचना होती है। लक्षण प्रारूप किसी सजीव की बाह्य प्रतीति जो होगी वो क्या कहलाएगी? लक्षण प्रारूप। किसी सजीव की बाह्य प्रतीति, बाहर से देखने पर वो कैसा लग रहा है, क्या कहलाती है? लक्षण प्रारूप होगी। किसी भी सजीव, पादप है, ये पादपों के बारे में, पादपों के ही प्रयोग है। किसी सजीव की बाह्य प्रतीति जो होगी वो क्या कहलाएगी? लक्षण प्रारूप। और इसी तरह से हमारा जो अगला 6वीं परिभाषा है वो है जीन प्रारूप। तो आप अपने हिसाब से परिभाषा को लिख सकते हो। किसी सजीव की अनुवांशिकीय संरचना जीन प्रारूप कहलाती है। किसी सजीव की बाह्य प्रतीति लक्षण प्रारूप कहलाएगी और जीन प्रारूप किसी सजीव की जो अनुवांशिकीय संरचना होगी वो जीन प्रारूप कहलाती है। अब जो 7वीं परिभाषा है हमारी, 7वीं परिभाषा बता रही है प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण, देखिएगा प्रभावी लक्षण क्या है। हम ये कह सकते हैं कि प्रभावी लक्षण वे होंगे, वे लक्षण जो अपना प्रभाव दिखाएंगे, जैसा कि शब्द से दिख रहा है प्रभावी। तो प्रभावी लक्षण वे होंगे जो अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो हमारी जो प्रभावी लक्षण की परिभाषा है वह क्या है कि वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में, वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपना जो प्रभाव है वो प्रकट करे, F1 पीढ़ी में दिखे, तो वह लक्षण क्या कहलाता है? प्रभावी लक्षण कहलाता है। यदि पादपों में संकरण के बाद जो पादपों की फर्स्ट पीढ़ी है, प्रथम पीढ़ी है, उनमें लंबापन उत्पन्न होता है तो लंबापन प्रभावी लक्षण होगा। अर्थात जो लंबा है, सभी पादप यदि लंबे प्राप्त होते हैं तो वो लंबा है, उनका जो प्रभावी लक्षण होगा तो लंबा है। तो प्रभावी लक्षण वे होंगे जो F1 पीढ़ी में व्यक्त होंगे। अब देखिएगा 8वीं परिभाषा अप्रभावी। अब जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने प्रभाव को प्रकट ना करें अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं।
अब नवी परिभाषा दोबारा से बता देता हूं प्रभावी लक्षणों की। वह वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करें प्रभावी लक्षण होंगे, और अप्रभावी लक्षण वे लक्षण जो अपनी अपनी प्रभाविता को अपने अप्रभावी अर्थात वो छुपे हुए रहेंगे, वो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होंगे। अब देखिएगा जो नवी परिभाषा है वह है हमारी एक संकर संकरण, एक संकर संकरण। तो देखिएगा ये क्या है, कुछ भी नहीं है, जैसा कि शब्द से पता चल रहा है कि वह परीक्षण जिसमें एक संकरण अर्थात तो एक वंशगति का अध्ययन किया जाए, तो वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशगति का अध्ययन किया जाए, तो वह एक संकर संकरण कहलाता है। तो वह परीक्षण जिसमें एक संकर संकरण का जिसमें एक लक्षण की वंशगति का अध्ययन किया जाए, जिसमें लिखा हुआ है एक संकर अर्थात एक होना चाहिए। संकर में ये कह सकता हूं कि जो वंशगति का अध्ययन करेंगे, है ना। तो एक वह परीक्षण जिसमें एक लक्षण की वंशगति का अध्ययन किया जाए वह एक संकर संकरण कहलाता है। अब देखिएगा 10वीं परिभाषा, एक के बाद इसमें जो अगली परिभाषा है वह है द्विसंकरण। तो जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है द्विसंकर संकरण वह परीक्षण जिसमें दो लक्षणों की वंशगति का अध्ययन किया जाए, वह परीक्षण जिसमें दो लक्षणों की वंशगति का अध्ययन किया जाए, तो वह द्विसंकरण संकरण कहलाता है। और उसके बाद 11वें नंबर की परिभाषा है हमारी त्रिसंकरण, त्रिसंकर संकरण। त्रिसंकरण संकरण क्या होता है, त्रिसंकरण में तीन लक्षणों की वंशगति का अध्ययन किया जाएगा। तो हमारे लिए जो तीन परिभाषाएं हैं वो समान है, सिर्फ इतना याद रखना है कि एक संकरण में एक लक्षण की वंशगति का अध्ययन किया जाएगा, द्विसंकरण में दो लक्षण की वंशगति का अध्ययन किया जाएगा, त्रिसंकरण में तीन लक्षणों की वंशगति का अध्ययन किया जाएगा। अब जो हमारी 12वें नंबर की परिभाषा है वो देखिएगा। 12वें नंबर की जो परिभाषा है वह है बहुसंकरण, बहुसंकर संकरण। तो जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है ऐसा परीक्षण जिसमें बहुत अर्थात एक दो या दो से अधिक, देखिएगा तीन से भी होंगे अधिक, अर्थात बहु का मतलब है बहुत लक्षणों का, जो बहुत से लक्षणों की वंशगति का अध्ययन एक साथ किया जाए तो वह बहुसंकर संकरण कहलाता है। हमारी जो 13वीं परिभाषा है वह है परीक्षण संकरण। 13वीं परिभाषा जो हमारी 13वीं परिभाषा है वह है परीक्षण संकरण। और परीक्षण संकरण को हमें ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये परीक्षण संकरण जब हम अनुवांशिक या मेंडल के नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसमें हमारे लिए काम आएगा। तो परीक्षण संकरण होता क्या है, तो ध्यान से देखिएगा परीक्षण संकरण को। जब या फिर हम ये कह सकते हैं कि वह संकरण, ध्यान से सुनना, परीक्षण संकरण होता क्या है, परीक्षण। तो परीक्षण संकरण होता क्या है, वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण, F1 पीढ़ी का मतलब है प्रथम पीढ़ी, वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण अपने अप्रभावी लक्षण से, अपने संकरण अप्रभावी लक्षण प्रारूप वाले जनक से किया जाता है, तो वह परीक्षण संकरण कहलाता है। ध्यान से देखिएगा, यदि इनके प्रभावी लक्षण को, और इसमें से माना कि ये अप्रभावी है और ये प्रभावी है, तो इनकी जो F1 पीढ़ी होगी उसका संकरण यदि मैं अप्रभावी से करा दूं तो ये परीक्षण संकरण होगा। तो ध्यान से सुनिएगा परिभाषा को। जब वह परीक्षण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण अपने जनकों में अप्रभावी जो अपना
प्रभाव प्रकट न करे F1 पीढ़ी में, उससे कराया जाए तो वह परीक्षण संकरण होगा। और इसके बाद अपनी जो 14वीं परिभाषा है, वह 14वीं परिभाषा है संकर पूर्वज संकरण। संकर पूर्वज संकरण, संकर पूर्वज संकरण। तो इस परिभाषा को ध्यान से देखिएगा। वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण दोनों जनकों में से किसी एक के साथ कराया जाता है। संकर पूर्वज संकरण, अभी मैंने फिर से अभी एक डायग्राम बताया था कि इस तरह का, यदि दो सजीव हैं और इनमें से F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। अब इस F1 पीढ़ी का संकरण या तो मैं जनक से, प्रभावी जनक से कराऊं या अप्रभावी जनक से कराऊं। तो या तो प्रभावी से कराओ या अप्रभावी से कराओ, किसी से भी कराओ, बशर्ते वो जनक से होना चाहिए। F1 पीढ़ी का संकरण यदि जनक से होता है तो वह संकर पूर्वज संकरण कहलाता है। और परीक्षण संकरण में जब अप्रभावी, जब F1 पीढ़ी का वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी लक्षण से कराया जाए तो वह संकरण कौन सा कहलाता है, जो हम ये कह सकते हैं कि वो परीक्षण संकरण कहलाता है। अब हमारी जो 15वें नंबर की जो वो है परिभाषा, उसको देखिएगा। 15वें नंबर की मैं एक बार फिर से आपको बताऊंगा सभी को। 15वें नंबर की जो परिभाषा है वह है व्युत्क्रम संकरण। व्युत्क्रम संकरण। तो व्युत्क्रम संकरण में देखिएगा, ध्यान से सुनने की बात है। वह संकरण जिसमें पादप ए नर को व पादप बी मादा जनक में प्रयुक्त किया जाए तथा दूसरे संकरण में पादप को मादा और बी पादप को नर जनक के रूप में प्रयुक्त किया जाए, उसे व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं व्युत्क्रम का मतलब है उल्टा। ध्यान से देखिएगा, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा है और उल्टे संकरण का मतलब होता क्या है वो ध्यान से देखना है आपको। अब मैं अभी आपको बता रहा हूं। तो देखो, व्युत्क्रम संकरण में यदि मैंने ए पादप को नर लिया है, नर, और बी पादप को मादा लिया है। व्युत्क्रम संकरण में ए पादप को नर लिया है और बी पादप को मादा लिया है, तो दूसरा संकरण होगा उसमें मैं ए को मादा बना दूंगा, मादा, और बी को नर बनाऊं। तो ये जो इस प्रकार का संकरण है, इस तरह से F1 पीढ़ी, इस तरह से व्युत्क्रम संकरण, जब पहले परीक्षण में ए को नर और बी को मादा ले रहा हूं, तो दूसरे संकरण में ए को मादा और बी को मैं नर ले लूं, अर्थात उल्टा कर दूं। तो इस प्रकार का जो संकरण होता है वो व्युत्क्रम संकरण होता है। अब देखिएगा हमारी 16वीं परिभाषा, देखिएगा 16वीं परिभाषा। 16वीं परिभाषा जो है हमारी वह है जनक पीढ़ी। जनक पीढ़ी, जनक पीढ़ी। तो देखिएगा, जनक का मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो प्रमुख हो, जनक हो, प्रमुख हो। तो जो जनक पीढ़ी है उसी की परिभाषा क्या होगी। अगर कोई ये कहे कि जनक पीढ़ी है, ये जनक पीढ़ी है, तो हम भी अपने माता पिता की जनक पीढ़ी है। हम जो हमारे माता पिता हैं, हमारे माता पिता हैं, वो हमारे लिए जनक पीढ़ी है। तो जो जनक पीढ़ी है उसकी परिभाषा क्या होगी, ध्यान से देखना है। संतति प्राप्त करने के लिए जिन पादपों का संकरण कराया जाता है, F1 पीढ़ी को प्राप्त करने के लिए या संतति, तो देखिएगा F1 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए F1 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए जिन पादपों का संकरण कराया जाता है। देखिएगा, F1 पीढ़ी हम प्राप्त करेंगे तो उससे पहले जिन पादपों का या जिन सजीवों का संकरण कराया जाएगा वो जनक पीढ़ी होंगे। अब देखिएगा 17वीं परिभाषा। 17वीं परिभाषा, 17वीं जो परिभाषा है वह है हमारी F1 पीढ़ी। तो देखिएगा, हम अब उल्टा कह सकते हैं कि जनक पीढ़ी के संकरण से प्राप्त पीढ़ी,
जनकों के जनक पीढ़ी के संकरण से प्राप्त संतति F1 पीढ़ी कहलाती है। 18वीं परिभाषा F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी देखिएगा, F2 पीढ़ी का मतलब हम ये कह सकते हैं कि दूसरे नंबर की। तो जब F1 पीढ़ी में अर्थात F1 पीढ़ी को जनक पीढ़ी के रूप में काम में लिया जाए, अर्थात जनक पीढ़ी बना लें इसको, तो उससे प्राप्त जो संतति होगी वो F2 पीढ़ी होती है। तो F2 पीढ़ी को हम किस तरह से कह सकते हैं कि F1 पीढ़ी के संकरण से प्राप्त F1 पीढ़ी के संकरण से प्राप्त संतति F2 पीढ़ी होती है। F1 पीढ़ी के संकरण से प्राप्त जो पीढ़ी होती है वो F2 पीढ़ी होती है। अब देखिएगा, एक संकर अनुपात 19वीं जो परिभाषा है, एक संकर अनुपात। एक संकर अनुपात, एक संकरण अनुपात होता क्या है, ध्यान से देखो। हम ये कह सकते हैं कि एक संकरण से प्राप्त, एक संकर संकरण से, यानी एक संकर संकरण में मैंने क्या बताया कि जब किसी एक लक्षण की वंशगति का अध्ययन किया जाए तो उस एक लक्षण की वंशगति का अध्ययन करेंगे तो वो एक परीक्षण संकरण कहलाएगा। और एक संकरण परीक्षण जो है, हम ये कह सकते हैं एक संकरण परीक्षण में जो अनुपात प्राप्त होते हैं, अर्थात मैं फिर से ये बता दूं कि एक संकर संकरण से प्राप्त अनुपात, एकल संकर से प्राप्त अनुपात एक संकरण अनुपात कहलाता है। अब देखिएगा, जो 20वीं परिभाषा है हमारी, वह जो 20वीं परिभाषा है द्विसंकरण अनुपात। 20वीं द्विसंकर अनुपात। द्विसंकर अनुपात क्या है, देखिएगा शब्द से ही पता चल रहा है किस तरह से कि जब वह परीक्षण अर्थात जब दो लक्षणों की वंशगति का अध्ययन किया जाए तो वो द्विसंकर अनुपात होगा। लेकिन द्विसंकर संकरण में प्राप्त होने वाला अनुपात, द्विसंकर से प्राप्त होने वाला अनुपात जो है वह द्विसंकर अनुपात कहलाता है। हम किताब के हिसाब से परिभाषा को भी बोल सकते हैं कि द्विसंकरण से प्राप्त अनुपात ही क्या कहलाता है, द्विसंकर अनुपात कहलाता है। तो ध्यान से देखिएगा, ये हमारी जो 20 परिभाषाएं जो हैं, यह है हमारे लिए प्रश्न जो नियम हैं उनको पढ़ने में बहुत ही मददगार होंगी। अब देखिएगा, मैं फिर से एक बार बता देता हूं। लक्षण प्रारूप, किसी भी सजीव की बाह्य प्रतीति। जीन प्रारूप, किसी भी सजीव की अनुवांशिक प्रतीति, अनुवांशिकीय संरचना। प्रभावी लक्षण, F1 पीढ़ी में वह लक्षण जो प्रभाव प्रकट करे प्रभावी लक्षण होगा। अप्रभावी लक्षण वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव प्रकट न करे। एकल संकरण संपर्क वह एक जब वह परीक्षण जिसमें एक लक्षण की वंशगति का अध्ययन किया जाए। द्विसंकरण वह परीक्षण जिसमें दो लक्षणों की वंशगति का अध्ययन किया जाए। त्रिसंकरण जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जिसमें 3 लक्षणों की वंशगति का अध्ययन किया जाए। बहुसंकरण जिसमें बहुत सारे लक्षणों की वंशगति का अध्ययन किया जाए। परीक्षण संकरण जब F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी जनक से किया जाए तो परीक्षण संकरण। संकर पूर्व संकरण जब F1 पीढ़ी का संकरण किसी भी जनक से कराया जाए तो वह संकर पूर्व संकरण होगा। व्युत्क्रम संकरण वह संकरण जिसमें प्रथम संकरण में A को नर और B को मादा एवं दूसरे संकरण में A को मादा और B को नर लिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त संकरण व्युत्क्रम संकरण कहलाता है। जनक पीढ़ी अर्थात हम यह कह सकते हैं कि F1 पीढ़ी के जो F1 पीढ़ी संतति प्राप्त की जाती है तो जिन सजीवों का F1 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए जिन सजीवों का आपस में व्युत्क्रम कराया जाता है तो वे सजीव F1 जनक पीढ़ी कहलाते हैं। जनक पीढ़ी से प्राप्त होने वाली पीढ़ी F1 पीढ़ी कहलाती है। जो वन पीढ़ी है उससे प्राप्त होने वाली पीढ़ी F2 पीढ़ी कहलाती है। एकल संकरण एक लक्षण की वंशगति का जब अध्ययन किया जाता है तो वह परीक्षण एकल संकरण कहलाता है। तो इससे प्राप्त होने वाला अनुपात
एक संकरण अनुपात कहलाता है। और द्विसंकरण अनुपात अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यानी दो द्विसंकर परीक्षण से प्राप्त होने वाला अनुपात द्विसंकर अनुपात कहलाता है। अब हमने इससे पहले की जो परिभाषाएं हैं उनको लक्षण प्रारूप से, जो पहले की परिभाषा थी वो थी जीन, युग्म विकल्पी, समयुग्मनजी और विषम युग्मनजी, 1 2 3 4। और इसके बाद जो परिभाषा थी वह थी, 4 परिभाषाएं हो गई। हाँ, और ये 5वीं परिभाषा 1 2 3 जीन वह लक्षण। जीन का क्या था? वह लक्षण जो वह कारक जो किसी लक्षण को किसी भी लक्षण को नियंत्रित करे, है ना। और युग्म विकल्पी जीनों का, दो विपर्यासी जीनों का स्वरूप समयुग्मनजी समान युग्म विकल्पी और विषम युग्मनजी असमान युग्म विकल्पी। अब देखिएगा अपनी जो अगली हेडिंग है वो है, अगली हेडिंग है हमारी मेंडल के वंशगति के नियम। मेंडल के वंशगति के नियम। मेंडल के वंशगति के नियम, जिसमें पहला नियम है मेंडल की वंशगति के नियम। 3 नियम थे, बहुत ही सरल है नियम तीनों। जिसमें पहला नियम है, हम ये कह सकते हैं कि इन्हें आनुवांशिकता के नियम भी कहते हैं। और इसमें पहला जो नियम है वह है प्रभाविता। प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम। अब देखिएगा प्रभाविता के नियम, अब इसको हम अगली क्लास में जानेंगे।